हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी स्टडीज काफी अच्छे से चल रही होगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्लांट फिजियोलॉजी का अनदर चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के वेटेज की बात की जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 to 6 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस पदार्थ के 1 मोलर विलियन में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि किसका 1 मोलर विलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर OP यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए NaCl को छोड़कर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च ये सारे के सारे एक जैसे केमिकल कंपोजिशन वाले सॉल्यूट हैं और उसी के साथ NaCl को देखा जाए तो ये एक आयोनिक सॉल्यूट होता है। तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते लेकिन उबलते हुए पानी में रखने पर रंग छोड़ने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है उबलते हुए पानी में कोशिका भित्ति मर जाती है। सेकंड ऑप्शन है गर्म पानी कोशिका में तीव्रता से प्रवेश करता है। थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में मृत होकर पारगम्य होती है और फोर्थ ऑप्शन है रंग ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्यों चुकंदर का पानी गर्म पानी में ही अपने रंग को छोड़ता है। तो पहला ऑप्शन उबलते हुए पानी में कोशिका भित्ति मर जाती है, ये इसका आंसर नहीं है। गर्म पानी कोशिका में तीव्रता से प्रवेश करता है और प्लाज्मा झिल्ली उबलते हुए पानी में मृत होकर पारगम्य हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब पानी गर्म होता है तो प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे पारगम्य प्रकार की हो जाती है, इसी वजह से ये रंग छोड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया गया तो कम सांद्र विलयन का विसरण होता है और इस कथन में त्रुटि है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पर होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब 2 विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया गया है तो एक बार कंटेनर यहाँ बना लेते हैं और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। 2 यहाँ पे विलयन लिए गए हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हैं। तो कम सांद्र विलयन का विसरण किस तरफ होगा? कम सांद्र, तो एक विलयन को हम यहाँ पे कम सांद्र बनाएंगे, एक को ज्यादा बनाएंगे। इसको मैंने A लिख दिया है, इसको यहाँ पे B लिख दिया है। इसमें यहाँ पर जल रखा गया है और जल में यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि 10 स्पून यहाँ पर शुगर मिलाई गई है और यहाँ पे 5 स्पून शुगर मिलाई गई है। तो लेस कॉन्सेंट्रेट कौन सा हुआ? ये लेस कॉन्सेंट्रेट है और ये मोर कॉन्सेंट्रेट है। यहाँ पर ज्यादा सांद्रता है और यहाँ पे कम सांद्रता है। तो हमें बताना है कि इस कथन में क्या त्रुटि है। विलायक के अणुओं की गति स्पष्ट नहीं बताई गई है, डीपीडी के बारे में नहीं बताया गया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का व्यवहार स्पष्ट नहीं किया है और विलयनों की सही सांद्रता की सूची नहीं दी गई है। तो देखिए यहाँ पर दरअसल ये नहीं बताया गया है कि विलायकों के अणुओं की गति को स्पष्ट रूप से हम कैसे बताएंगे जब हम विलायक के बारे में ही नहीं जानते। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डीपीडी के बारे में नहीं बताया जाता। देखिए अगर हमें ये पता लग जाए कि सोल्यूट क्या है तो फिर डीपीडी सोल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, तो डीपीडी तो अपने आप हमको पता लग जाएगी, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम अर्ध झिल्ली का व्यवहार स्पष्ट नहीं किया गया है। तो बताया हुआ है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसके बारे में भी बताया है।
विलयनों की सही सांद्रता की सूचना नहीं दी गई है। तो ये पहले स्टेटमेंट में कवर हो रहा है, इसलिए आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10% नमक का घोल तथा 10% ही शक्कर का घोल है तो क्या होगा? दोनों में समान ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। नमक के घोल की सांद्रता शक्कर के घोल की सांद्रता से कम होगी और नमक के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर नमक के घोल के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होगा। फोर्थ ऑप्शन है, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल से अधिक होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, जब यहाँ पर हम इस तरह से एक तरह का कंटेनर लेंगे और इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये ए सेक्शन लिया है, इसमें बी सेक्शन लिया है और दोनों में बराबर जल की मात्रा ली है। यहां पर भी बराबर जल की मात्रा है, ठीक। और इस वाले में हमने एक में नमक का घोल ले लिया है, एक में सॉल्ट हमने ले लिया है नमक का घोल, और एक में लिया है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। एक में हमने शुगर लिया है, एक में नमक लिया है। तो अब हमको बताना है कि यहाँ पर दोनों में क्या सही है। तो इन दोनों के लिए क्या सही है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑस्मोस या फिर नमक के घोल की सांद्रता शक्कर के घोल की सांद्रता से कम होगी। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि दोनों की मात्रा यहाँ पे 10-10% दी गई है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होता है। तो देखिए, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा। NaCl जो कि वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, NaCl वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा बाइंड करेगा और शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी कंपैरिजन में, क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में होता है तो इसी वजह से वाटर इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसके लिए ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा। नमक के घोल का डीपीडी यहाँ पे अधिक होगा, इसका डीपीडी अधिक होगा, इसका मतलब कि इसमें वाटर की डिमांड ज्यादा होगी। वाटर की डिमांड ज्यादा है तो वाटर बी से ए की तरफ आएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका शक्कर के घोल में रखने पर छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो घोल का क्या होगा? अति परासरणी है। बताया गया है कि यदि एक कोशिका शक्कर के घोल में रखी गई है, यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, शुगर सॉल्यूशन, और इस शुगर सॉल्यूशन में हमने एक कोशिका को रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोशिका कुछ समय बाद सिकुड़ जाएगी। ये कोशिका कुछ समय बाद सिकुड़ जाएगी। तो ये घोल कैसा है? तो ये घोल यहाँ पे अति परासरणी प्रकार का घोल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अति परासरणी का मतलब है हाइपरटोनिक प्रकार का। हाइपरटोनिक ये सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया में होता है विलेय पदार्थ का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना। सेकंड है विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना। थर्ड ऑप्शन है विलयन का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना। तो देखिए, परासरण क्या होता है? परासरण की प्रक्रिया ये विसरण का ही एक प्रकार है और परासरण की प्रक्रिया में इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली तो होती ही है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए क्या उपयुक्त स्टेटमेंट होगा ये हमको बताना है कि परासरण की क्रिया में क्या होता है। विलेय पदार्थ का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना, विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना और विलयन का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना। तो जब भी परासरण की हम बात करेंगे तो यहाँ पे विलायक की बात करेंगे, तो विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना ये है परासरण की क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब बाहरी माध्यम अधोपरासरणी होता है, अति परासरणी होता है, समपरासरणी होता है या कोशिका के जीव द्रव्य से काफी अधिक होता है। तो कब कौन सी परिस्थिति में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? देखिए, हमने ये प्रयोग करके भी देखा है, कई बार हम
कई प्रकार की दालें होती हैं हमारे घर में, तो रात को उसको पानी में भिगो देते हैं और मॉर्निंग में सुबह हम देखते हैं कि वो वाटर को सोक कर लेती है और सोक करके फूल जाती है। उसी तरह से हमने किशमिश का एग्जाम्पल भी देखा है हमारे सिलेबस में कि किशमिश को जब ऐसे मतलब प्योर वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो किशमिश फूल जाती है, बादाम फूल जाती है। वो इसका रीजन क्या है कि उसे उसके कंपैरिजन में उसके जो कोशिका के अंदर का कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य उस कोशिका का अति परासरणी है और उसे रखा गया है अधोपरासरणी विलयन में। जैसे कि पानी अपने आप में अधोपरासरणी विलयन है, तो ये जो जल है, यह जल इसकी तुलना में ये किशमिश है, तो किशमिश के अंदर का कोशिका द्रव्य अति परासरणी है, यह है अति परासरणी, और इसके बाहर का है अधोपरासरणी। अधोपरासरणी, अधोपरासरणी, अति परासरणी, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। अति परासरणी का मतलब क्या होता है, जिस जल के अंदर जल की मात्रा कम हो लेकिन विलय पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं अति परासरणी। अधोपरासरणी, जहां पे जल की मात्रा अधिक हो लेकिन विलय पदार्थ की तुलनात्मक रूप से मात्रा कम हो, तो इसे हम कहेंगे अधोपरासरणी। और जब दोनों की मात्रा समान होती है तो इसे हम कहते हैं समपरासरणी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर चयनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। एक तरल का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अगर चयनात्मक स्थानांतरण है तो ये कौन सा प्रकार है, विसरण है, अपरासरण है, जीव द्रव्य संकुचन है या स्थानांतरण है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा परासरण, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली लिखी हुई है और चयनात्मक स्थानांतरण लिखा हुआ है, तो हम इसे परासरण ही मानेंगे। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है क्योंकि मृदा विलयन का परासरण दाब मूल रोम के रस से कम रहता है, मूल रोम के रस के बराबर होता है या मूल रोम के रस से अधिक होता है, एवं मूल रोम के रस का परासरण दाब 0 होता है। तो हमें ये बताना है कि सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि मूल रोम के रस से कम होता है परासरण दाब, जो मूल रोम का परासरण दाब है उसका कम होता है, और मृदा में मूल रोम में जो जल होता है वो मृदा से मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कोमल भागों व कोशिका की संरचना व रूप को बनाए रखने में क्या सहायता करता है, परासरण दाब या स्फीत दाब या वायुमंडलीय दाब या डीपीडी। तो देखिए, संरचना को बनाए रखने में, संरचना को और बाह्य रूप को बनाए रखने में कौन सहायता करता है। यदि परासरण दाब की बात करें तो परासरण दाब का ये कार्य नहीं होता कि वो संरचना को बनाए। ठीक उसी प्रकार से स्फीति दाब, तो ये तो हमने पढ़े भी हैं, स्फीति दाब इसमें हेल्प करता है, और वायुमंडलीय दाब और डीपीडी ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा होगा स्फीति दाब। हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है स्फीति दाब का, वॉल प्रेशर का, टग प्रेशर का हमारी कोशिका के शेप पर। तो नेक्स्ट, जब एक कोशिका को अधोपरासरणी विलयन में रखा जाता है तो उसके लिए कौन सा तथ्य लागू नहीं होता। एक ऐसी कोशिका जब उसे अधोपरासरणी विलयन में रखेंगे, अधोपरासरणी विलयन का मतलब है कि उसमें जल की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक बीकर है और इस कोशिका को जल में रखा गया है जो कि ये अधोपरासरणी है, तो ये अधोपरासरणी विलयन में इसे रखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तथ्य लागू नहीं होगा, उसकी कोशिका भित्ति दाब, उसका भित्ति दाब घट जाएगा और कोशिका स्फीत हो जाएगी और कोशिका रस का चूषण दाब घट जाएगा और कोशिका रस का जल विभव बढ़ जाएगा। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य इस पे लागू नहीं हो रहा है।
तो देखिए, जैसे इस कोशिका को इस अधोपरासरणी विलयन में रखेंगे तो ये जल की मात्रा अंदर की तरफ जाएगी। जब जल की मात्रा अंदर की तरफ जाएगी तो कोशिका स्फीत होने लगेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कोशिका रस का चूषण दाब यहाँ पे घट जाएगा। ये भी सही है। कोशिका रस का जल विभव मतलब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ेगा। तो कोशिका रस का वाटर पोटेंशियल इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि जल अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। फर्स्ट लिखा हुआ है उसका भित्ति दाब घट जाएगा, बल्कि भित्ति दाब बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो आंसर यहाँ पे ये बिल्कुल ये सही तरह से लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। यदि कोशिका का परासरण विभव -10 बार है और उसका दाब विभव 5 बार है तो उसका जल विभव बताना है। तो हमें बताना है इसका वाटर पोटेंशियल। इसका हमको वाटर पोटेंशियल बताना है। तो वाटर पोटेंशियल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परासरण विभव। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोल्यूट पोटेंशियल और प्लस हम करते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं -10 प्लस और यहाँ पे 5 बार है तो हमारा आंसर आ जाएगा -5 बार। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर -5 बार आ रहा है क्या। तो यही आपका सही आंसर है, फर्स्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट। ये आपने कोशिका चैप्टर में भी पढ़ा है। टोनोप्लास्ट क्या होती है, क्या पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है या अपारगम्य झिल्ली है या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो टोनोप्लास्ट ये वैक्यूल पर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। जितने भी प्लांट्स वैक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है क्योंकि ये लिविंग मेम्ब्रेन है। तो जो भी सजीव झिल्लियां होती हैं वो चयनात्मक पारगम्य प्रकार की होती है। आंसर होगा 4। अगर कोशिका का चूषण दाब 30 एटमॉस्फेरिक है तथा परासरण दाब 42 एटमॉस्फेरिक है तो इसमें उत्पन्न स्फीत दाब की गणना कीजिए। तो हमें स्फीत दाब के बारे में बताना है कि कितना यहाँ पे स्फीत दाब होगा। यदि कोशिका का चूषण दाब 30 है और फिर इसमें से अगर हम परासरण दाब की बात करें तो ये 42 है तो आप माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 एटमॉस्फेयर। परासरण दाब का कारण क्या होगा, विलय, अर्धपारगम्य झिल्ली और अधिपरासरणी और जल। तो परासरण दाब का कारण होता है विलय। जितना विलय आप डालेंगे उतना ज्यादा परासरण दाब में वृद्धि होगी। तो आगे चलते हैं। जब कोशिका पूर्ण स्फीत होती है तो निम्नलिखित में से क्या शून्य होगा। जब कोशिका पूरी तरह से स्फीत होती है तो निम्नलिखित में से क्या शून्य होता है, स्फीत दाब और भित्ति दाब और चूषण दाब और परासरण दाब। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये हमको पता है। तो जब भी हम पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करते हैं, फुली टर्जिड सेल्स की बात करते हैं, तो वहां पे ओपी बराबर टीपी हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसका मान शून्य होगा, तो चूषण दाब का मान यहाँ पे शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, मृदा से मूल रोम में जल विभव निम्न प्रकार से प्रवेश करता है, स्फीति दाब या फिर चूषण दाब। आपको ये तो पता होना चाहिए कि चूषण दाब डीपीडी को ही कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए चूषण दाब लिखा है डीपीडी, तो डीपीडी यहाँ पर 0 है। आगे चलते हैं। मृदा से मूल रोम में जल निम्न कारण से प्रवेश करता है। तो स्फीत दाब की वजह से, डीपीडी की वजह से, वायुमंडलीय दाब की वजह से या परासरण दाब की वजह से। तो मृदा से मूल रोम में जल प्रवेश करता है किसकी वजह से, चूषण दाब की वजह से, डीपीडी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण स्फीत कोशिका है, फुली टर्जिड सेल है, तो इसमें डीपीडी, ओपी और टीपी के मान निम्नलिखित में से क्या होंगे। जब भी ऐसा फॉर्मूला हो जाए तो आप मान के चलिए ओपी बराबर टीपी होता है। तो यहाँ पे ओपी और टीपी की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 15 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 एटमॉस्फेरिक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये दोनों बराबर दिए
दिए गए हैं। तो जहां पे ओपी बराबर टीपी होता है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए इनमें से कौन सा सही होगा, तो यही जिसमें डीपीडी की वैल्यू 0 होती है। अगर दो कोशिकाओं के ऑस्मोटिक प्रेशर समान है, ऐसे दो कोशिकाओं के ऑस्मोटिक प्रेशर समान है परंतु टीपी में अंतर है, टग प्रेशर में अंतर है, तो इनमें जल संवहन की दिशा क्या होगी? कोई जल संवहन नहीं होगा। कम टीपी से अधिक टीपी की ओर और अधिक टीपी से अधिक टग प्रेशर से कम टग प्रेशर की ओर, और सूचना ही अपर्याप्त है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि दो कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर तो समान है परंतु टग प्रेशर में अंतर है, तो इनमें जल संवहन किस दिशा में होगा? तो जब टग प्रेशर इनका असमान है, मान लीजिए एक का टग प्रेशर ज्यादा है, एक का टग प्रेशर कम है, राइट, तो अधिक तो यहाँ पे जल संवहन किस दिशा में होगा? तो जल का संवहन किस दिशा में होता है? आपको पता है कि जल का संवहन हमेशा किस दिशा में होगा? जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो जल का संवहन उसी दिशा में होता है, और जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो जहां जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ये यहाँ पे टग प्रेशर ज्यादा है तो टग प्रेशर अधिक टग प्रेशर है, यहाँ पे कम टग प्रेशर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? कम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब ज्यादा टग प्रेशर से कम टग प्रेशर की ओर। तो आंसर होगा आपका थर्ड, ज्यादा टग प्रेशर से कम टग प्रेशर की ओर यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में उत्पन्न जल स्थिति की मतलब हाइड्रोस्टेटिक दाब क्या है? क्या कहते हैं? स्फीति दाब और भित्ति दाब और परासरण दाब और चूषण दाब। तो कोशिका में उत्पन्न जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इसे हम टग प्रेशर कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्फीति दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कोशिका में जल प्रवेश करता है तो उसके टग प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर तथा डीपीडी का क्या होगा? जब किसी कोशिका में जल प्रवेश कर रहा है तो डीपीडी, ओपी और टीपी के बारे में बताना है। तो ओपी व टीपी बढ़ेगा तथा उसका डीपीडी बढ़ेगा। ओपी व डीपीडी बढ़ेगा लेकिन टीपी घटेगा, और टीपी और डीपीडी घटेगा लेकिन ओपी बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर व डीपीडी इसका घटेगा लेकिन टग प्रेशर बढ़ेगा। तो एक कोशिका है और इस कोशिका में जैसे जैसे जल प्रवेश करेगा तो इसके टग प्रेशर में वृद्धि होगी। जब टग प्रेशर में वृद्धि होगी तो इसकी जो वाटर की डिमांड है, मतलब इसकी जो डीपीडी है उसमें कमी आएगी, और डीपीडी में कमी आएगी इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कमी आएगी, क्योंकि वाटर बढ़ रहा है, सोल्यूट नहीं बढ़ रहा। अगर सोल्यूट बढ़ता, सोल्यूट की मात्रा इंक्रीज होती तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता, लेकिन यहाँ पे वाटर इंक्रीज हो रहा है, वाटर इनसाइड जा रहा है, वाटर अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब जल अंदर की तरफ जाएगा, वाटर अंदर की तरफ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आएगी। अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होता, अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होता, अगर ज्यादा होता तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता और डीपीडी की वैल्यू भी ज्यादा होती, डीपीडी की वैल्यू भी ज्यादा होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाटर लगातार अंदर की तरफ जा रहा है, पानी अंदर की तरफ लगातार जा रहा है, मतलब पानी की यहाँ पे डिमांड नहीं है, पानी की डिमांड नहीं है, इसका मतलब डीपीडी कम है। और पानी क्योंकि लगातार अंदर जा रहा है तो सोल्यूट का लेवल भी कम होता जा रहा है, पानी की तुलना में पानी ज्यादा हो रहा है, सोल्यूट कम हो रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। संख्यात्मक रूप से परासरणी विभव किसके बराबर होता है? परासरणी विभव किसके बराबर होता है? जिस तरह से हम लिखते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल। तो डीपीडी को इक्वलेंट मानते हैं वाटर पोटेंशियल के, ओपी को मानते हैं सोल्यूट पोटेंशियल के, टग प्रेशर को मानते हैं प्रेशर पोटेंशियल के इक्वलेंट मानते हैं। तो हमें बताना है कि संख्यात्मक रूप से परासरणी विभव जिसे किसके बराबर होगा? स्फीति दाब के, टग प्रेशर के, भित्ति दाब के जिसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं, परासरणी दाब के और डीपीडी के। तो पूछा गया है परासरणी विभव इसे सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा।
एक मूल रोम कोशिका मूल की वलकुट की आंतरिक परत की कोशिका और एवं पर्ण मध्योतक कोशिका के डीपीडी का कौन सा आरोही क्रम होगा? हमें बताना है कि मूल रोम है, फिर मूल का वलकुट है, ये हमको काफी अच्छे से पता है कि सीक्वेंस हम देखें तो सबसे पहले आएगा मूल रोम, मूल रोम, फिर उसके बाद में आएगा आपके यहाँ पर मूल की वलकुट दी गई है, आंतरिक परत की कोशिका दी है, पर्ण मध्योतक दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको जमा लेते हैं पहले। तो इसमें आ जाएगा वलकुट, वलकुट के बाद में आएगा यहाँ पर पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, राइट, इस तरह से। तो डीपीडी का मतलब डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा होगी? तो डीपीडी की डिमांड यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी पर्ण मध्योतक कोशिका में, यहाँ पे डीपीडी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे डीपीडी कम होगा। तो वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? वाटर कम डिमांड से अधिक डिमांड की तरफ जाएगा, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी वाटर उधर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से मूव करने वाला है। आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट। जल की गति की दिशा होती है, जल की गति की दिशा कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ, उच्च विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ और उपरोक्त लिखित सभी में। तो देखिए जल की गति की यदि हम बात करते हैं, हमने ये देखा है एक कंटेनर हमने लिया और इसमें हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया है, हमने जल डाल दिया है। तो एक ये ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा फ्री सॉल्यूशन है, इसमें अभी वाटर है सिर्फ, और यहाँ पे ए और बी में इसको पार्टीशन कर दिया है। ए में हमने 10 स्पून शुगर डाली है और बी में हमने 15 स्पून शुगर डाली है, राइट। तो इधर आपके सोल्यूट पोटेंशियल, इधर आपका सोल्यूट ज्यादा है, इधर सोल्यूट ज्यादा है। अगर इधर सोल्यूट ज्यादा नहीं, इधर सोल्यूट कम है इसकी तुलना में, उधर सोल्यूट ज्यादा है, तो सोल्यूट की इधर कम है और इधर सोल्यूट ज्यादा है, इधर सोल्यूट ज्यादा है। तो जहां पे सोल्यूट ज्यादा होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पे सोल्यूट कम होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी इधर कम है क्योंकि इधर सोल्यूट यहाँ पे कम है इसकी तुलना में, और यहाँ पे डीपीडी ज्यादा है। डीपीडी ज्यादा इसलिए है क्योंकि सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, तो डीपीडी यहाँ पे ज्यादा है, पानी की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। और विसरण दाब की बात करें, डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें, तो डिफ्यूजन प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होगा इस तरफ, क्योंकि डिफ्यूज होंगे मॉलिक्यूल इस तरफ, तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो यहाँ पे कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो हमने ये तो बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। ये बी की तुलना में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ये सही है। कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ, ये भी सही है। आप देखिए यहाँ पे कम डीपीडी है, यहाँ पे ज्यादा डीपीडी है, तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी। उच्च विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ, तो विसरण दाब यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा विसरित हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे उच्च विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ, ये भी सही है। तो आंसर होगा हमारा 4। मूल रोम से मूल के जाइलम तत्वों तक जल का प्रवाह किस कारण संपन्न होता है? मूल रोम से मूल के जाइलम तत्वों तक जल का प्रवाह किस कारण संपन्न होता है? चूषण दाब की प्रवणता के द्वारा, स्फीत दाब के द्वारा, अंतः शोषण की मात्रा के द्वारा, या जल में आयनों की सांद्रता के द्वारा। तो हमें बताना है कि मूल रोम से मूल जाइलम तत्वों तक जल का प्रवाह किस वजह से होता है। तो यहाँ पे मूल कारण होता है चूषण दाब की प्रवणता, चूषण दाब की प्रवणता की वजह से यहाँ पर होता है, जिसे हम डीपीडी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेखीय क्रम में ए बी सी ब्लॉक दिए हुए हैं, ये कोशिकाएं हैं, आपस में जुड़ी हुई है, इसमें जल संवहन की क्या दिशा होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है 50, इधर 40, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर 40, इधर 20, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर 20 एंड 80 टर्गर प्रेशर। तो इसके लिए सबसे पहले डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 50 माइनस 40 करना है,
ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपके 10, इधर 40 माइनस 20 करना, इधर आ जाएगा 20, इधर 20 माइनस 18, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले डीपीडी कहाँ ज्यादा है, तो डीपीडी की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे कम डीपीडी है, यहाँ पे फिर उससे कम है। तो डीपीडी की डिमांड मतलब डीपीडी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, वाटर की डिमांड सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा। अब इधर देख लेते हैं, आपके ऑप्शन भी चेक करेंगे। ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, और लिखा हुआ है बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी का जो वाटर डिमांड है वो बहुत कम है। बी का यहाँ पे देखिए सी का वाटर डिमांड बहुत कम है, सी का डीपीडी केवल 2 है। तो इसका मतलब सी वाली सेल को वाटर की आवश्यकता नहीं है। वाटर किसको चाहिए? बी वाली सेल को चाहिए। और सी वाली सेल के पास भी वाटर ज्यादा है और ए वाली सेल के पास भी वाटर ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा सी टू बी और ए टू बी। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ लिखा है बी से ए की तरफ, ये भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है ए से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, तो ये इसका सही आंसर है थर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी से सी की तरफ, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में विलय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? किसी विलयन में विलय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? विलयन का डीपीडी कम होगा, विलयन का वाटर पोटेंशियल यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। विलयन का डीपीडी तो कम होगा, परंतु यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और विलयन का डीपीडी तो बढ़ेगा परंतु वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो इसको करके देखेंगे। किसी विलयन में विलय को मिलाने पर, किसी विलयन में हम यहाँ पर विलय को मिलाते हैं, तो हमने जल लिया है और इस जल में हम विलय पदार्थ को मिलाएंगे। इस जल में हम विलय पदार्थ को मिलाएंगे। तो विलयन का डीपीडी कम होगा या विलयन का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, या विलयन का डीपीडी तो कम होगा परंतु इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। विलयन का डीपीडी तो बढ़ेगा परंतु इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। जैसे जैसे आप विलय मिलाएंगे, जैसे जैसे आप विलय पदार्थ मिलाएंगे, तो विलय पदार्थ मिलाने पर क्या होता है कि डीपीडी में वृद्धि होती है। डीपीडी में वृद्धि होती है क्योंकि वाटर की डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट आप मिलाएंगे, जितना ज्यादा आप सोल्यूट मिलाएंगे उतना ज्यादा आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो कॉन्सेंट्रेट विलयन में वाटर की डिमांड ज्यादा होती है, तो जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे डीपीडी की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें, तो देखिए इसको आप समझ लीजिए कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है। ये वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल जहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पर ज्यादा होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा है, तो वहां पे वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है। लेकिन आप देखो कि जब आप सोल्यूट ऐड करोगे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, और जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे तो वाटर पोटेंशियल भी यहाँ पे कम होगा, वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे फोर्थ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी शलद कोशिका में के लिए क्या सही नहीं है? कोई भी शलद कोशिका है, प्लासिड सेल है, तो उसके लिए क्या सही नहीं है? TP बराबर 0, SP बराबर 0 और WP बराबर 0 और SP बराबर OP। तो जब हम शलद कोशिका की बात करते हैं, शलद कोशिका, तो यहाँ पर शलद कोशिका का जो डीपीडी है, मतलब ये जो SP है, ये 0 होता है। ठीक है ना, ये इसके लिए सही, शलद कोशिका के लिए क्या सही नहीं है? तो ये SP बराबर 0, ये सही नहीं है। बाकी उसका टर्गर प्रेशर भी 0 होता है, इसका जो वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल प्रेशर, ये भी 0 होता है, और SP बराबर OP होता है। SPOP बराबर DPD बराबर OP होता है जब शलद कोशिका होती है। तो सही रूप से SP, OP और DPD का संबंध क्या होगा? तो SP मतलब यहाँ पे DPD के इक्विवेलेंट है, DPD ही है, तो DPD बराबर OP माइनस TP। देख लीजिए आप कहाँ पे आ रहा है, यही आपका आंसर है।
किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान परासरण दाब के बराबर हो जाता है शलत कोशिका में, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में, पूर्णतः स्फीत कोशिका में यह घटित नहीं होता। तो किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान मतलब टर्जिड प्रेशर, यहाँ पे जो स्फीत दाब है उसका मान परासरण दाब के बराबर होता है शलत कोशिका में, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका में, और यह घटित नहीं होता। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में ऐसा होता है जहां पे ओपी बराबर हो जाता है टीपी। सही कथन को चुनिए। शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल निम्नतम होता है। ठीक है, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल निम्नतम नहीं होता है, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल होता है मैक्सिमम, जो कि उसे हम 0 भी कंसीडर करते हैं। सेकंड लिखा हुआ है शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल होता है अधिकतम, और शुद्ध जल का डीपीडी अधिकतम होता है। शुद्ध जल का डीपीडी वाटर पोटेंशियल डीपीडी बदलता रहता है। तो आंसर होगा यहाँ पे सेकंड, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल अधिकतम होता है सेकंड। पूर्णतः स्फीत कोशिका की सही पहचान के लिए क्या परिस्थिति सही है? पूर्णतः स्फीत कोशिका फुली टर्जिड सेल की बात हो रही है, तो फुली टर्जिड सेल के लिए क्या सही है ये बताना है। टीपी निम्नतम होता है, एसपी अधिकतम होता है, ओपी का मान एसपी से कम होता है, ओपी बराबर टीपी या टीपी बराबर ओपी। तो आंसर होगा हमारा फोर्थ। जीव द्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है, ठीक है, यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन हुआ है, तो ऐसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? परासरण दाब की कमी हो जाती है, विसरण दाब की कमी हो जाती है, अंतःशोषण दाब की कमी होती है, स्फीत दाब की कमी होती है। तो यहाँ पर स्फीति दाब की कमी हो जाती है पूर्ण इस जीव द्रव्य कुंचन कोशिका में। तो आंसर होगा फोर्थ। यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को आसूत जल में रखते हैं तो वह पहले की अवस्था में आकर स्फीत हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन या जीव बहिःपरासरण, अंतःशोषण या जीव द्रव्य विकुंचन। तो इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। अगर कोशिका यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचित हो गई है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम अगेन दोबारा उस वाटर में डाल दें जो हम आपके अधोपरासरणी प्रकार का विलयन है, उसमें अगर आप डाल देते हैं तो ये कोशिका दोबारा जीव द्रव्य विकुंचित हो जाती है, मतलब डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। इसे आंसर होगा फोर्थ। एक पादप कोशिका को आसूत जल में रखने पर वह नहीं फटती क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य, सजीव, प्रत्यास्थ और दृढ़ और खिंचाव योग्य होती है, निर्जीव या अपारगम्य होती है। जब किसी कोशिका को जल में रखा जाता है तो वह कोशिका, जैसे पादप कोशिका है तो यह पादप कोशिका नहीं फटती, लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाएं फट जाती है। पादप कोशिकाएं क्यों नहीं फटती है? क्योंकि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति निर्जीव प्रकार की होती है और इसी के साथ साथ यह प्रत्यास्थ और दृढ़ और खिंचाव योग्य होती है। एक पादप कोशिका को अति परासरणी घोल में रखने पर जब जीव द्रव्य कुंचन हो जाए तो कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा लेमा के बीच का स्थान में क्या पाया जाता है? जल और वायु पाई जाती है, कोशिका रस पाया जाता है, अति परासरणी घोल पाया जाता है, विलय पाया जाता है। तो जब कोशिका को ऐसे घोल में रखा जाए जो कि अति परासरणी घोल में जब हम रखेंगे तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में जब कोशिका भित्ति और प्लाज्मा लेमा दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में पाया जाता है अति परासरणी घोल। शुद्ध पानी के लिए जल का विभव का मान क्या होगा? जब भी हम फ्री वाटर मतलब शुद्ध प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है ये हमेशा 0 होता है, ठीक, या फिर मैक्सिमम होता है। जल विभव प्रभावित होता है परासरण विभव से, दाब विभव से, और फास्ट एंड सेकंड दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल विभव प्रभावित होता है परासरण विभव से और इसी के साथ दाब विभव से। आंसर होगा आपके थर्ड। अगर किसी विलयन में विलय को मिलाया जाता है तो इसका जल विभव क्या होगा? यदि किसी विलयन में, यदि कोई विलयन है और इसमें आप विलय मिलाएंगे, तो जब आप इसमें विलय मिलाएंगे, विलय मिलाने का मतलब है कि जल यहाँ पे कम हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल में कमी आ रही है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल कम होने का मेरे कहने का मतलब है कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये शुद्ध जल है,
मान लीजिए प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, प्योर वाटर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फ्री एनर्जी ज्यादा होती है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सोल्यूट मिलाते हैं तो ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं सोल्यूट के साथ में, तो वो फ्री नहीं रहते, अब वो बाउंडेड फॉर्म में हो जाते हैं। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की कमी आने की वजह से यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो जैसे जैसे सोल्यूट मिलाएंगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, अपरिवर्तित होगा या पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो आंसर होगा सेकंड, घटेगा। अति परासरणी विलयन में रखने पर कोशिका का जल विभव घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अति परासरणी विलयन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने एक कोशिका को रख दिया तो उसका जल विभव क्या होगा, जल विभव मतलब उसका घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे अति परासरणी विलयन है जहां पे जल की मात्रा पहले से ही कम है, जल की मात्रा पहले से ही कम है मतलब इसका वाटर पोटेंशियल तो पहले से ही कम है, और इसे यहाँ पे डाल दिया तो इसका जो बचा खुचा वाटर है वो भी निकल जाएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल और भी कम होगा। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। किसी मुक्त विलयन का परासरणी विभव हमेशा कैसा होता है? मुक्त विलयन का परासरणी विभव कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या परिवर्तनशील होता है? तो किसी मुक्त विलयन का परासरणी विभव यहाँ पर ऋणात्मक प्रकार का होता है, इसलिए आंसर आएगा सेकंड। किसी मुक्त विलयन का जल विभव हमेशा कैसा होता है? तो जल विभव भी हमेशा ऋणात्मक ही होता है, इसलिए सेकंड आंसर आएगा, और परासरणी विभव भी यहाँ पर ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के डीपीडी का मान 0 हो जाए तो वह कोशिका होगी। अगर कोशिका में डीपीडी का मान 0 हो जाए तो डीपीडी का मतलब वो एक प्रकार का शुद्ध जल है। तो पूर्ण स्फीत कोशिका में, शलक कोशिका में, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में और पूर्ण रूप से जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में कौन सी स्थिति में डीपीडी का मान 0 होता है? तो जब कोशिका पूरी तरह से स्फीत हो जाती है, पूरी तरह से स्फीत होने के बाद में फुली टर्जिड सेल के अंदर डीपीडी की वैल्यू 0 होती है, डीपीडी बराबर 0 होता है और ओपी बराबर होता है टीपी के। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में एक मूल रोम कोशिका का जल विभव किस पदार्थ में होता है? -1 से -4 एटमॉस्फेरिक, सेकंड है -1 से +4 एटमॉस्फेरिक एंड थर्ड है +1 से 2 एटमॉस्फेरिक एंड फोर्थ है -1 से 2 एटमॉस्फेरिक। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट, -1 से -4 एटमॉस्फेरिक यहाँ पे आपके वाटर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल विधि से किसके द्वारा सोल्यूट पोटेंशियल या विलय विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं? किसके द्वारा हम सोल्यूट पोटेंशियल या फिर विलय विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जल विभव से, सेकंड ऑप्शन है डीपीडी से, थर्ड है परासरण दाब से और चौथा है यहाँ पर चूषण दाब से। तो अगर हमको सोल्यूट पोटेंशियल ज्ञात करना है, सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब कि साई एस हमको ज्ञात करना है, तो इनमें से विलय विभव का मान ज्ञात हो सकता है कौन सी विधि से? जल विभव से और डीपीडी से या परासरण दाब से या फिर चूषण दाब से। तो इसका सही आंसर होगा परासरण दाब से हम सोल्यूट पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं, आंसर होगा थर्ड। जल विभव की सही समीकरण क्या होगी? ये आपको पता है कि जल विभव की सही समीकरण क्या होती है? वाटर पोटेंशियल बराबर सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो ये सही समीकरण होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल फिर सोल्यूट पोटेंशियल फिर प्रेशर पोटेंशियल। तो ये बिल्कुल सही है, और बाकी का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सोल्यूट पोटेंशियल, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल लेकिन माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए गलत है। फिर यहाँ पे लिखा है वाटर पोटेंशियल माइनस सोल्यूट पोटेंशियल फिर माइनस, तो ये भी एक तरह से गलत प्रेजेंटेशन है, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरणी विभव का मान क्या होगा? शुद्ध जल का जल विभव और परासरणी विभव 100 और 0 और सेकंड है 0 और 0 और फिर लिखा हुआ है 100 एंड 200 एंड 0 और फिर 100।
तो एक प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल और परासरणी विभव यहाँ पे शून्य ही होता है, 0 होता है, तो आंसर होगा यहाँ सेकंड। किसी दिए गए विलयन में विलय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण होता है? इसका डीपीडी कम होगा। अगर किसी विलयन में आप विलय को मिलाएंगे तो डीपीडी तो कम होगा ही होगा। सेकंड है इसका जल विभव कम होगा, तो जल विभव भी यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में लिखा हुआ है डीपीडी एवं जल विभव में कोई बदलाव नहीं होगा और इसका जल विभव बढ़ता है। तो जैसे जैसे अभी मैंने जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया कि आप जैसे जैसे सोल्यूट को मिलाएंगे, जैसे जैसे विलय को मिलाएंगे, तो यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, तो वाटर पोटेंशियल में कमी आती जाएगी। और जैसे जैसे आप यहाँ पे सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि विलयन में विलय मिलाने पर, तो जैसे जैसे हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो डीपीडी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। डीपीडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीपीडी कम होगा, जबकि डीपीडी यहाँ पे बढ़ेगा और इसका जल विभव कम होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, और इसमें डीपीडी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये गलत है और ये भी यहाँ पे गलत है। इसमें लिखा है कि जल विभव बढ़ेगा, बल्कि जल विभव में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल होता है निम्नतम, डीपीडी से कम, अधिकतम और बदलता रहता है। तो शुद्ध जल का प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो आंसर होगा थर्ड। अगर किसी परासरणी तंत्र में ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ओपी का मान दिया है 35 यूनिट तथा स्फीत दाब यहाँ पे दिया गया है, आपको स्फीत दाब जिसे कि हम टीपी कहते हैं, ये दिया है 9, तो इस तंत्र का जल विभव आपको बताना है। जल विभव का मतलब वाटर पोटेंशियल हमको बताना है। तो वाटर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं साई एस प्लस साई पी, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, और ओपी और टीपी के मान दिए गए हैं। तो ओपी के लिए यहाँ पे ओपी टीपी के लिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी यहाँ पर माइनस में हम पुट करेंगे -35 प्लस 9, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा -35 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे -9, तो क्या होगा आंसर -26 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं किसके कारण से? परासरण की वजह से, अंतःचूषण की वजह से, जल अपघटन की वजह से, या इन सभी कारणों से? तो आंसर होगा अंतःचूषण की वजह से बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा काल में लकड़ी के दरवाजे प्राय फूल जाते हैं, तो इसका भी आंसर अंतःचूषण ही होगा, अंतःचूषण की वजह से दरवाजे फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अंतःचूषण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ अगार अगार, प्रोटीन, सेलुलोज और लिग्निन। तो आपको पता है सबसे ज्यादा अंतःचूषण अगार अगार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि ये जेली में कन्वर्ट हो जाता है, जब वाटर इस पे डाला जाता है तो जेली में कन्वर्ट होता है, फूल जाता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगार अगार में अंतःचूषण देखने को मिलेगा। एक पादप कोशिका या बीज द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? परासरण द्वारा, अंतःचूषण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, चूषण के द्वारा, तो इसमें भी अंतःचूषण होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपके 57 क्वेश्चंस थे जो कि अभी मैंने इनिशियल टॉपिक से लिए हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से। इसके और भी सारे क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। आगे के लंबी दूरी के परिवहन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।